नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा जनपद पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्विटर अकाउंट से मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके में पड़ने वाले सिनेमा हॉल रूपम टॉकीज में बम लगाने की सूचना पुलिस को मिली। ट्विटर हैंडल से मिली बम की सूचना के बाद पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई। तुरंत मौके पर पुलिस बम स्क्वाड की टीम पहुंची और पूरे सिनेमा हॉल की तलाशी ली। पुलिस की टीम और बम निरोधक दस्ते ने पूरे सिनेमा हॉल को खंगाल दिया, लेकिन पुलिस को किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इस तरीके की अफवाह कई शहरों में फैलाई गई थी, जिसके बाद जगह जगह पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। मथुरा पुलिस द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति की जांच शुरू कर दी है। आज एक फॉल्स ट्वीट प्राप्त हुआ था कि रूपम सिनेमा में बम फिट कर दिया गया है। इस सूचना पर सिनेमा हॉल का प्रॉपर चेक कराया गया। डॉग स्क्वाड, डीडीएस और एएस चेक टीम द्वारा और मैनुअली भी सर्च किया गया। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग उसकी पहचान करके उसको चिन्हित कर रहे हैं कि ये ट्वीट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। मथुरा के विश्वविख्यात श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण मामले में मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ठाकुर केशव देव द्वारा दायर वाद में न्यायालय द्वारा शुक्रवार को सुनवाई की गई। न्यायालय ने 23 दिसंबर 2020 को दायर वाद के बाद सभी 4 पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 19 फरवरी को उपस्थित होने के आदेश दिए थे, जिस पर न्यायालय में 19 फरवरी को मथुरा शाही मस्जिद ईदगाह पक्ष और श्री कृष्ण जन्मस्थान पक्ष ने हाजिर होते हुए न्यायालय में अपना एप्लीकेशन लगाया था। साथ ही दोनों पक्षकारों ने न्यायालय से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी 2021 दी है। सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ और श्री कृष्ण जन्मस्थान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। दायर दावे में कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को दिलाने की प्रार्थना की गई है। साथ ही वर्ष 1968 में हुई डिक्री को भी रद्द करने की मांग की गई है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनके वाद को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 22 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर पूर्व में जितने भी वाद दायर किए गए उनमें से कोई भी अदालत ने दर्ज नहीं किया। यह पहला वाद है जिसे अदालत ने दर्ज किया है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले को लेकर सबसे पहले रंजना अग्निहोत्री ने ठाकुर विराजमान को लेकर वाद दायर किया था, जिसे निचली अदालत ने अस्वीकार कर दिया था, जिसे जिला जज की अदालत में चुनौती दी गई है। दूसरा वाद हिंदू आर्मी की ओर से दायर किया गया है, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान के वाद को अब अदालत ने स्वीकार कर लिया है। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो ये मामला चल रहा है, आज उसकी पहली डेट थी और हमारा केस 23 दिसंबर को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, जिसका केस नंबर 950/2020 है। ये पहला केस है जो माननीय न्यायालय द्वारा दर्ज कर लिया गया है और इसी के सिलसिले में आज ये पहली डेट थी और इस डेट पर दोनों पक्षों को माननीय कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद में इसमें अगली तारीख 19/2 लगाई। हमारा माननीय कोर्ट के सामने ये निवेदन है, ये पक्ष रखा कि 13.37 एकड़ जमीन जो माननीय कृष्ण लला की है, भगवान कृष्ण की है, पूरी प्रॉपर्टी भगवान कृष्ण की लला की होने के नाते मंदिर को दी जाए। ये जबकि कहीं किसी पूरा रिकॉर्ड मंदिर के नाम है, रेवेन्यू रिकॉर्ड, नगर निगम में रिकॉर्ड पूरा मंदिर के नाम है, तो इसी को लेकर के हमने इशू फाइल किया। वकील साहब, देखा जा रहा है कि 2 वाद और दायर हैं। क्या आपके बाद में डिफरेंट था कि आपका बात स्वीकार कर लिया गया और वो वाद अभी तक कोर्ट में चल रहा है? देखिए, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, वो भी हमारे साथी है, हमारे भाई है, सब बात है और आप लोग सब साथ रहेंगे जब ही हो पाएगा, है ऐसे अकेला कोई नहीं कर पाएगा। नहीं, क्या डिफरेंट था? डिफरेंट को हमने पक्ष रखे, उन्होंने भी पक्ष रखे और हमने स्पेसिफिक कोर्ट के सामने कुछ किताबों का लगभग 70 किताब है, उनका उल्लेख हमने रखा है कोर्ट के सामने, जिसमें तुझके बाबरी है, बाबरनामा है, तुझके जहांगीरी है, ग्राउंड ऑफ मेमोरी है, जन्मभूमि का इतिहास है, भारतीय संस्कृति है, वीर मैत्री है, बहुत सारी किताबों का उल्लेख हमने और हमारे मित्र राजू महेश्वरी जी और जो सौरभ गौड़ जी हमारे ये प्रतिवादी हमारे संग में सबने मिलकर के रखा है और पूरा प्रयास है कि आप लोगों के सहयोग से माननीय न्यायालय द्वारा इसमें हमारे पक्ष में आदेश दिया जाएगा और शांतिपूर्वक तरीके से इसे न्यायालय के सामने रख करके इसको जो रास्ता जाता है वो न्यायालय के द्वारा जाता है। कोई इसी तरह का अहिंसा के साथ हम लोग जाएंगे, कहीं कोई तरह की हिंसा का कोई प्रॉब्लम। किस डेट? कोर्ट का मामला है, लीगल मामला है, तारीखें तो आगे बढ़ती रहेंगी और लोग जो वास्तव में जानते हैं कि ये भगवान कृष्ण की ही जगह है वो इस मामले को लटकाना चाहेंगे। मगर हमारे अधिवक्ताओं ने भी अब इतनी तैयारी कर ली है, इतने ठोस कानूनी प्रमाण हासिल कर लिए हैं कि अब दुनिया की कोई भी कोर्ट
उन प्रमाणों के सामने कोई भी व्यक्ति टिक नहीं पाएगा और बहुत जल्दी आपके सामने ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा परिसर भगवान श्री कृष्ण लला के लिए कोर्ट के द्वारा ही खाली कराया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत की वैक्सीन टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हो चुका है, जिसमें कि टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण में फ्रंटलाइन लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। साथ ही धीरे धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में प्रथम चरण के दूसरे सप्ताह में भी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें वृंदावन के रामकिशन मिशन अस्पताल में लोगों को टीका लगाया गया। शुक्रवार को टीकाकरण अभियान में 200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर स्वाति ने बताया कि डॉक्टर स्वाति जाड़िया। स्वाति जी, आज कौन सा चरण है वैक्सीन का और किन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है? आज हम दूसरी बार टीकाकरण कर रहे हैं, फिर से रामकृष्ण मिशन में लगाई जा रही है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के ही लोग हैं। कितने लोगों को लगाई जा रही होगी? आज हमारे यहाँ 2 सत्र चल रहे हैं, तो 200 लोगों को हमने टारगेट किया लगाने। तो इसके बाद अब अगला कैंप कब लगाया जाएगा? 28 और 29 तारीख को प्लान है हम लोगों का प्लेस। कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार मेला लगना बंद हो गया था, जिससे कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे थे। जैसे जैसे कोविड-19 का असर कम हुआ, ठीक उसी प्रकार रोजगार मेले का भी आयोजन करना प्रारंभ हो गया। इसी के चलते शुक्रवार को मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित ITI कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20 कंपनियों ने हिस्सा लिया। साथ ही लॉकडाउन के बाद लगे इस रोजगार मेले में रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों को भी उत्साह दिखाई दिया और वे भारी संख्या में ITI कॉलेज में रोजगार के लिए पहुंचे। शुक्रवार को आयोजित रोजगार मेले में लगभग 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का टारगेट रखा गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर ने बताया कि तो आज ये जो रोजगार मेला लगाया गया, इसके बारे में बताइए। आज का ये जो रोजगार मेला है, ये कोविड-19 के बाद पहला ऑफलाइन मेला है, जो इतने व्यापक पैमाने पर लगाया गया है जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के बाद। हमारे जैसा कि अभी आपने जो है बाइट लिया है, हमारे जो है आदरणीय जो है मुख्य अतिथि उन्होंने बताया है, मेला जो है मेले में वही 20 के लगभग कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें कुछ रिनाउंड कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग इंडिया लिमिटेड, इंटरनेशनल कंपनी है, MNC में आती है, और दूसरी हमारे श्री राम पिस्टन जो गाजियाबाद की एक बहुत अच्छी कंपनी है, टेक्निकल ट्रेड्स के लिए चूज कर रही है। इसी तरह से हमारे पास और भी कंपनियां हैं, जैसे पुखराज हेल्थ केयर है, आपका स्थानीय स्तर पर जो है LIC इंडिया है। तो ये सारी कंपनियां हैं और अच्छे टेक्निकल ट्रेड और नॉन टेक्निकल ट्रेड के लिए चयन करके बच्चों को ले रहे हैं। वृंदावन में समाज सेवी ताराचंद गोस्वामी के द्वारा यमुना शुद्धिकरण हेतु एक अनशन शुक्रवार की दोपहर को यमुना के बिहार घाट पर किया गया, जिसमें नगर के कई समाज सेवी और यमुना भक्त शामिल हुए, जिनके द्वारा प्रशासन के खिलाफ और यमुना शुद्धिकरण के लिए नारेबाजी की गई। वहीं समाज सेवी ताराचंद गोस्वामी ने बताया कि उनके द्वारा कई बार यमुना शुद्धिकरण के लिए अनशन किया गया है, लेकिन सरकार का यमुना शुद्धिकरण के लिए कोई ध्यान नहीं है। वहीं वृंदावन में 16 फरवरी से कुंभ मेला प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें दूर दूर से आने वाले संत महंत और श्रद्धालु स्नान कर पुण्य कमाएंगे, लेकिन यमुना जल आचमन करने योग्य नहीं है। यमुना जल की जगह नाले और सीवर का पानी यमुना में बह रहा है। ऐसा दृश्य देखकर मन बहुत दुखी होता है। निश्चित रूप से वो हॉस्पिटल में पहुंचेगा। ये जो लोग दुहाई दे रहे हैं, 500 करोड़ मथुरा में लगा दिया, 300 करोड़ यहाँ लगा दिया, आखिर वो 800 करोड़ रुपया शुद्ध करने का कहाँ गया? हम यही पूछना चाहते हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के आज मंत्री भी हैं, श्रीकांत शर्मा जी साइकिल से बात घूमते हैं, लेकिन यमुना को शुद्धिकरण नहीं कर रहे वो लोग। सिर्फ ये कुछ नहीं है, ये इनके नाम पर, कुंभ के नाम पर, ब्रजवासियों के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला करेंगे। सभी भारतवासियों का बड़ा सपना था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, वो अब पूरा होने वाला है। वहीं प्रत्येक के भारतवासी का योगदान मंदिर में हो, इसके लिए राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी भारतवासी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही इस योगदान में संत समाज भी पीछे नहीं है, वह भी अपना योगदान राम मंदिर निर्माण के लिए दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत रमणनीति मार्ग स्थित बलराम महाराज के आश्रम पर महंत पीपा पीठाधीश्वर बलराम महाराज ने शुक्रवार को 1,01,000 रुपए की राशि मंदिर निर्माण के लिए दी। और इस बारे में बताते हुए पीपा पीठाधीश्वर बलराम महाराज ने कहा कि यह राशि मेरी नहीं बल्कि श्री राम भगवान की है, जो अब उनके मंदिर निर्माण में प्रयोग की जाएगी।
ये राम जी की धनराशि है मेरे पास। राम जी ने मेरे पास रखा था, तो हम 1,01,000 रुपये हमने राम जी के लिए दे दिया। ये किस ट्रस्ट के माध्यम से है? ये रामानंदाचार्य वैष्णव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से है। मैं अध्यक्ष हूँ और केवल सेवा करने के लिए मेरा प्रयास रहता है। और मुझे बहुत खुशी है, हमारे पदम सिंह जी और सभी, मैं तो सबका नाम भी नहीं जानता, परंतु सभी को मैं हृदय से धन्यवाद कहो या नमन कहो, दोनों ही करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 22 जनवरी से प्रारंभ हुआ, जिसमें मथुरा जनपद के बलदेव ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यह अभियान प्रारंभ किया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लगभग 416 स्टाफ के लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसको 4 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में केवल 100 स्टाफ के लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद रहे, जहां उनके द्वारा टीकाकरण को अपनी देखरेख में संपन्न कराया गया। देखिए, ऐसा है, पूरे जनपद में ही चल रहा है कार्यक्रम तो, और 16 तारीख को इसका लॉन्च हुआ था 6 जगह पे जनपद मथुरा में। तो मैडम हमारी जो सीएमओ मैम है, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और यहाँ पे बलदेव कर जो है अभी प्रत्येक आज और 28 और 29 को 100 कार्यकर्ताओं को, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, सबसे पहले इस वैक्सीन का फ़ायदा उन्हें दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, जैसे आप लोग अवगत हैं। तो उनको 3 दिनों में पूरा किया जाएगा। 416 वर्कर हैं करीब यहाँ पे। तो 29 तारीख को यहाँ पे 2 सत्र लगेंगे और आज और 28 तारीख को एक सत्र लगेगा। वृंदावन इकाई जनसंघ के जनक रहे स्वर्गीय मगन शर्मा की पुण्यतिथि पर 23 जनवरी को नगर के चुंगी चौराहा स्थित गांधी पार्क में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक तराश मंदिर पर आहूत हुई, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे और उनके चित्रपट पर माल्यार्पण करेंगे। आपको बताते चलें कि स्वर्गीय मदन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जीवन सेवा में लगा दिया था। इस बारे में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयन शर्मा ने कहा कि देखिए, कल स्वर्गीय मगनलाल शर्मा जी की हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति दिवस मना रहे हैं 27वां। 18 वर्ष वृंदावन के यशस्वी चेयरमैन रहने के रूप में ही नहीं, एक भाजपा और जनसंघ के संघ के कार्यकर्ता और आदर्श नेता के रूप में ही नहीं, जो सौहार्द और जो आपसी भाईचारा उन्होंने स्थापित किया अपने कार्यकाल में, जिसके लिए गरीब से लेके समाज के सबसे निम्न स्तर से लेके और सबसे उच्चतम स्तर का आदमी उनका सम्मान करता है, चाहे संत समाज हो, चाहे राजनेता समाज हो, या विपक्षी पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो। आज उनके मृत्यु के 27 वर्ष बाद भी वृंदावन मथुरा में उनकी चर्चा जिंदा व्यक्तियों से ज़्यादा होती है। तो उनको श्रद्धांजलि देने का मतलब केवल मगनलाल जी की श्रद्धांजलि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और आगामी पीढ़ी के लोग उनसे सीखें, उनको आदर्श माने और उनको दी गई श्रद्धांजलि उन मूल्यों को दी गई श्रद्धांजलि है, जिसके आधार पर आज हमको इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और एक सबसे बड़े यशस्वी नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। जो जिन पीढ़ियों ने बलिदान किया उसके नींव के पत्थर मगनलाल जी हैं। तो उनको श्रद्धांजलि देना, ऐसे तमाम उनके समकालीन और उनके समकक्ष जो गुमनाम कार्यकर्ता हैं, उनको भी श्रद्धांजलि इसी कार्यक्रम के माध्यम से मिल जाएगी। ब्रज की पावन भूमि रमणरेती के सानिध्य में स्थित श्री KHD इंटर कॉलेज महावन मथुरा में आज शासन के निर्देशों के क्रम में विद्यालय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय शर्मा और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर प्रदीप त्रिवेदी ने किया। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय शर्मा ने विज्ञान शिक्षकों के साथ साथ समस्त स्टाफ के साथ बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किए गए मॉडलों का सघनता से निरीक्षण किया और बच्चों के कार्यों के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर प्यूरिफायर मॉडल, सोलर पावर स्ट्रीट लाइट विद ऑटोमेटिक इंटेंसिटी कंट्रोल। यहाँ यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि इस प्रदर्शनी का आयोजन विद्यालय के वरिष्ठ विज्ञान शिक्षक श्री जितेंद्र मिश्रा और डॉक्टर विकास वर्मा के नेतृत्व में किया गया।
प्रदर्शन किया गया कि किस तरह से हम ऊर्जा का, वनस्पतियों का, वायु का, जल का, इनका संरक्षण करें जिससे प्रदूषण से बचा जा सके। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विकास शर्मा विज्ञान अध्यापक और श्री जितेंद्र मिश्रा जी जो प्रभारी रहे इस कार्यक्रम के, उन्होंने बहुत सहयोग किया। साथ ही हमारे डॉक्टर साहब मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, इनका भी धन्यवाद। और अन्य सभी अध्यापकों ने सहयोग किया और बच्चों का खास करके बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड टीकाकरण के पहले चरण के बाद लोग तमाम अफवाह को लेकर असमंजस में हैं, जिसके बाद कोविड टीकाकरण के द्वितीय चरण में लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए अलीगढ़ जिले में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आज सबसे पहले टीकाकरण करवाकर वैक्सीन से जुड़ी सभी अफवाहों को दूर किया। इसके साथ ही पूरे जिले में स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन जिला अस्पताल में करवाया गया। वहीं मौके पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आज द्वितीय चरण में उन्होंने पहले वैक्सीनेशन करवाया है और खुद को पूर्ण स्वस्थ बताया। इसके साथ ही सभी को कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक किया और वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। हमारे यहाँ आज कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारी डेट फिक्स है और यहाँ प्रॉपर वे में सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और व्यवस्थाएं हमने पूरी तरह से मैच्योर करके और उसमें किसी तरह की नहीं। यहाँ सभी प्रशासनिक अधिकारी भी घूम गए और बाकी का जो थोड़ी बहुत समस्या थी तो लोगों को प्रेरित करने के लिए सीएमओ साहब ने भी ऐसे कदम उठाए कि जिससे व्यवस्थाओं को आदमी और चाक चौबंद कर सके। आपके यहाँ कितनी वैक्सीन लगेंगी सर? कितने लोग आपके यहाँ लग रही है? ये देख लीजिएगा, आज 100 का टारगेट रखा है। अभी वहाँ वैक्सीन लग रही है अंदर हमारी, तो उस हिसाब से सब लोग लग रहे हैं और इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी जगेगा लोगों में। सर स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को किस तरह की खुशी महसूस हो रही है सर? इस तरह की खुशी तो ये है कि हम लोग अब बेहतर तरीके से लोगों को और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ सेवा दे पाएंगे कि हम तो भाई इस बीमारी से प्रोटेक्ट हो गए हैं। तो जो किसी तरह के अगर मरीज आते हैं तो हम और ज़्यादा प्रोत्साहित होकर सेवा देंगे लोग। अब अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी घटना को अंजाम दे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। जनपद अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के सपेरा भानपुर के पास एक युवती की अधजली लाश की पुलिस शिनाख्त भी नहीं कर पाई थी कि शुक्रवार तड़के पनेठी गंगिरी रोड स्थित गांव अहलादपुर के पास एक युवक का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पनेठी पुलिस चौकी के पास हत्या कर युवक की लहूलुहान लाश फेंककर हत्यारों ने पुलिस की सक्रियता की धज्जियां उड़ा दी। शव मिलने की खबर पर राहगीरों के अलावा आसपास के ग्रामीणों की भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर इलाका पुलिस के अलावा फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड ने घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। इधर सवाल यह है कि हरदुआगंज थाना क्षेत्र हत्या कर शव फेंकने का अड्डा बनता जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि युवक के शव को यहां लाकर रोड पर डाला गया, जिससे कि हत्या को सड़क हादसे का रूप दिया जा सके। शव के पास ही एक बोरी और पॉलिथीन पड़ी मिली, जिसमें शव को बंद कर लाया गया है। एसओ हरदुआगंज राम वकील ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को राहगीर ने घटना की सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आज ये थाना हरदुआगंज क्षेत्र में जिरौली के पास एक सड़क किनारे एक शव मिला है एक व्यक्ति का, और जब पुलिस को सूचना हुई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमने फील्ड यूनिट को बुलाकर और बॉडी को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसकी शिनाख्त के लिए प्रयास जारी हैं। आसपास जाने वाले सभी इलाकों में उसकी हम शिनाख्त करा रहे हैं और उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया उसका जो मारा जाना है किस उससे प्रतीत हो रहा है? खाली डेड बॉडी वहाँ पर मिली है या वहीं पर मार के फेंका है? अभी उसकी बॉडी पर जो चोट है ऐसा लगता है कि उसको वहाँ पर वो अब्रेजन है तो उसको घसीटा भी गया है और हो सकता है कि मारकर उसको वहाँ पर डाला गया हो, क्योंकि सड़क किनारे उसको डाला गया है, तो इसकी संभावना है। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में 2 दिन पूर्व सहारनपुर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर मंदिर के पास बने शौचालयों को कुछ शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह अखिल भारतीय संगठन से जुड़े लोग हैं। जहां पुलिस ने परिवहन विभाग की रिपोर्ट के बाद 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया था, जिसके विरोध में कल थाना सदर बाजार में कुछ हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी थी। वहीं आज मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचा, जहां उन्होंने एसएसपी से मुलाकात कर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आज अखिल भारत हिंदू महासभा की टीम का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे कुछ उपद्रवियों द्वारा हिंदू महासभा का नाम लेकर सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ की गई और उसे नुकसान पहुंचाया गया।
जिसका हिंदू महासभा से कोई लेना देना नहीं। उसी लिए आज हम एसएसपी सहारनपुर से मिले और एसपी सिटी से मिले और सिटी में से मुलाकात की और मांग की कि इन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग संगठन के नाम पर केवल गुंडागर्दी पर उतारू हैं और प्रशासन एवं जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके द्वारा एक तिरंगा यात्रा का भी आयोजन 25 जनवरी को किया जा रहा है, उसका भी हिंदू महासभा से कोई लेना देना नहीं है। आज एक युवती ने उन महिलाओं लड़कियों को अपने जागरूक कार्य से उदाहरण दिया जो अपने साथ हुई घटना के बाद चुप रहती हैं। आपके आसपास अगर कोई घटना या कोई लापरवाही दिखाई दे रही हो तो उसके लिए जागरूक बनो और कानून का सहारा लो। दरअसल अलीगढ़ जनपद के डीएम चंद्रभूषण सिंह को कलेक्टेड में आज करिश्मा कुमारी नाम की युवती ने अपना प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि वह चूरा नगला की रहने वाली है और उसकी शादी दिनांक 27 फरवरी 2021 को होनी तय हुई है। उसने पत्र में लिखा है कि मेरे गांव नगलाचूरा की सड़क मोहल्ले की गली काफी पुरानी होने के कारण नीचे बैठ गई है और जिसके कारण गांव का सारा पानी व कीचड़ उसमें भरा रहता है, जिससे राहगीरों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी 27 फरवरी को बारात आनी है, उस बारात को वहां से निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर आपसे निवेदन है कि गांव की सड़क को बनवाने का कष्ट करें, जिससे कि मेरी शादी में किसी भी प्रकार की दुविधा पैदा ना हो। उक्त शिकायत का डीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बीडीओ इगलास को फोन कर समस्या के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए तथा पीडी डीआरडीए को आदेश दिए कि नगलाचूरा गांव की सड़क हर हालत में लड़की की शादी से पहले बननी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रहे मिशन शक्ति अभियान का सीधा व सटीक उदाहरण है और लड़कियां जागरूक हो रही हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।